साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम ईवीएस के उस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं जो बच्चे की सीखने की पहली इकाई है, परिवार। टॉपिक भले ही छोटा है लेकिन स्कोरिंग के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में इसके प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिए, आपका पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और 4 नंबर आपकी जेब में पक्के हो जाएंगे। तो टॉपिक है परिवार और यह यूनिट 6 है सीजीटेट सिलेबस के आधार पर। वीडियो कंटेंट की बात करें तो इसमें हम देखेंगे एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जिसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन जिसमें नशाखोरी आता है और भी कई प्रकार के दुर्व्यसन जो होते हैं वो सभी हम ये चुनिंदा जो टॉपिक है इससे लगातार क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे वह असिस्टेंट टीचर की एग्जाम में हो या सीजीटेट में। लगातार इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपका 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि 2022 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर पूछा गया प्रश्न कब लागू हुआ था, तो इसी प्रकार बाल श्रम पर जो अधिनियम बना है वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। निश्चित रूप से आपके लिए जो है ये बेहद उपयोगी वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यूनिट 6 परिवार। परिवार क्या है? तो परिवार वह प्राथमिक सामाजिक इकाई है जिसमें रक्त संबंध, विवाह या दत्तक संबंधों से जुड़े व्यक्ति एक साथ रहते हैं और परस्पर प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, मूल्य एवं संस्कार प्रदान करते हुए जीवन जीते हैं। परिवार से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है पूछा जाता है, तो वह है परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो है परिवार। बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो है परिवार। तो समाजीकरण का पहला पाठ जो परिवार से प्राप्त होता है ये पूछा गया था 2012 में सीजीटेट में। तो ये जो है परिवार से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम देखेंगे परिवार का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अंग्रेजी में फैमिली जो है लैटिन शब्द फैमिलिया से आया है। लैटिन में फैमुलस और फैमिलिया का जिक्र हुआ है, 2 शब्दों का, जिसमें फैमुलस जो है सेवक शब्द के लिए उपयोग किया और फैमिलिया परिवार या घर के सभी सदस्य के लिए। अर्थात प्राचीन काल में देखा जाए तो लैटिन फैमिलिया से विकसित हुआ। लैटिन में फैमिलिया का प्रारंभिक अर्थ घर के दासों, फैमुलस से अर्थ नौकर या दास या पूरे घरेलू समूह जिसमें मालिक, रिश्तेदार, नौकर सहित का था। वही क्लेयर के अनुसार देखा जाए तो परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है और अरस्तु के अनुसार देखा जाए तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसकी शुरुआत परिवार से होती है। इसका आगे का वाक्य है। अब हम बात करते हैं परिवार के मुख्य कार्य। तो बच्चों की देखभाल करना, मूल्य एवं संस्कार देना, भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना, भोजन, वस्त्र, आश्रय, ये सभी परिवार के मुख्य कार्य हैं। समाजीकरण का विकास जो है परिवार से ही शुरू होता है। आगे हम बात करेंगे आपसी संबंध, जो सिलेबस का टॉपिक है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान, सहयोग और समझ ही आपसी संबंध कहलाते हैं। अच्छे आपसी संबंधों की विशेषताएं की बात करें तो संवाद जो है अच्छे आपसी संबंधों की महत्वपूर्ण विशेषता है। कम्युनिकेशन अच्छी होती है, सहयोग की भावना का विकास होता है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, समस्याओं का समाधान मिलकर करते हैं। परिवार में आपसी संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? तो परिवार में आपसी संबंध से तनाव कम होता है, मानसिक विकास होता है, परिवार में सौहार्द बना रहता है और बच्चों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। अब हम बात करेंगे परिवार के प्रकार। इसमें जो है परिवार का 2 प्रकार बताए गए हैं सिलेबस में, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। सबसे पहले बात करें एकल परिवार की, तो अर्थ होता है एक ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। विशेषताएं: छोटा आकार, निर्णय जल्दी लिए जाते हैं, आधुनिक जीवन शैली और अधिक गोपनीयता, प्राइवेसी होती है। ये देख सकते हैं एकल परिवार अर्थात माता पिता और उनके पुत्र पुत्री, ये सभी एकल परिवार। आकार छोटा होता है और जीवन शैली जो है आधुनिकता से ओतप्रोत होती है। वही फायदे की बात करें तो स्वतंत्रता अधिक, खर्च कम, बच्चों पर अधिक ध्यान
और एकल परिवार का नुकसान की बात करें तो बुजुर्गों की कमी, ज़्यादा जिम्मेदारी माता पिता पर और आपातकाल में सहायता कम। तो ये रही एकल परिवार के फायदे नुकसान। अब संयुक्त परिवार का देखते हैं। तो अर्थ है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन सभी एक साथ रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। विशेषताएं की बात करें तो बड़ा परिवार, साझा भोजन, साझा खर्च, परस्पर सहयोग और सहारा मिलता है, सामूहिक निर्णय होती है। और ये है संयुक्त परिवार की रूपरेखा, जिसमें जो है दादा दादी, ताऊ ताई, जिससे बड़े मम्मी बड़े पापा भी कहते हैं, माँ बाप, चाचा चाची और उनके सभी बच्चे, ये सब साथ रहते हैं। तो ये संयुक्त परिवार की रूपरेखा। इसकी गुण दोष की बात करें, फायदे नुकसान की, तो बच्चों को संस्कार व परंपराएं सीखने का अवसर जो है इसमें मिलता है। इसकी फायदे की बात करें, गुण की बात करें, जिम्मेदारी बांटी हुई होती है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है और भावनात्मक सहारा मिलता है, क्योंकि यहाँ दादी दादा का जो है माता पिता से ज़्यादा रोल होता है दादी दादा का। तो संयुक्त परिवार में जो है एक नैतिक गुण का विकास करने के लिए, एक पारंपरिक गुण का विकास करने के लिए जो है ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार एक बहुत ही बड़ा माध्यम है और यह उसका बहुत ही फायदे वाला पॉइंट है। नुकसान की बात करें तो निर्णय लेने में समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है तो निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, विवादों की संभावना बनी रहती है यदि मतभेद हुआ, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा अलग अलग प्रकार का उनका मत रहेगा तो मतभेद भी हो सकते हैं। आर्थिक बोझ अधिक सदस्यों पर होती है। तो ये रही संयुक्त परिवार की गुण दोष या फायदे नुकसान। अब हम बात करेंगे सामाजिक बुराइयां। तो सामाजिक बुराइयां किसे कहते हैं? तो किसी भी समाज के लोगों के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जो सामाजिक नियम के विरुद्ध हो, सामाजिक बुराइयां कहलाता है। सामाजिक बुराइयां के अनेक प्रकार होती है जो निम्न है। ये पूछा भी गया है 2012-16 में। जैसा कि सामाजिक बुराइयों के प्रकार में बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन जिसमें नशाखोरी, धूम्रपान, ये सब आते हैं और ये जो है सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमें इसमें आगे कवर करना है। अब हम बात करेंगे बाल विवाह। तो बाल विवाह जो है सबसे पहला सामाजिक बुराइयों में सरकार के द्वारा निर्धारित की गई उम्र से कम उम्र में शादी करना बाल विवाह कहलाता है। तो बाल विवाह और सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया उम्र है जिससे पहले यदि शादी करते हैं तो वह बाल विवाह के दायरे में आता है। इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले हमारे देश में शारदा एक्ट आया 1929 में, जो विवाह संबंधी एक समय निर्धारित किया गया। इसके अनुसार देखते हैं, ये भी पूछा जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है, ये पूछा गया है, आगे हम प्रश्न में शामिल भी किए हैं। तो यह अधिनियम 1930 में लागू हुआ। यह एक्ट जो आया 1929 में लेकिन लागू हुआ 1930 में। इसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों के लिए 18। याद रखिएगा, शारदा एक्ट के आधार पर लड़कियों की जो आयु रखी है वह रखी गई थी 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अर्थात इसके पहले जो है शादी किए मतलब वो जो है इस अधिनियम के तहत कानूनी जुर्म माना जाता था। और वही भारत में हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 में लागू हुआ। हिंदुओं के विवाह को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून, जिसके मुख्य प्रावधानों में विवाह की न्यूनतम आयु लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष, यह भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के आधार पर किया गया। और आगे इसी में पूछा भी गया है कि भारत में विवाह कानून अधिनियम 1955 में लागू करने का वर्ष है, और इसमें पूछा गया था 2017 में कि भारत में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष क्या है, तो उसमें जो ऑप्शन आया है 1955, जबकि वो रियल में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत है। आगे हम बात करेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 2006 में आया कानून, यह एक्ट आया, अधिनियम आया। भारत में बाल विवाह रोकने के लिए मुख्य कानून बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, जो 1 नवंबर 2007 को से लागू हुआ। पूछा जाता है कभी कभी तो सन बस पूछा जाता है, लेकिन
कभी कभी तारीख के साथ आता है, तो तारीख याद रखिएगा 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। लेकिन बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया, यह अधिनियम कब का है पूछा जाएगा तो 2006 का, और लागू पूछा जाएगा तो 2007 डालिएगा, क्योंकि ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। लागू की बात होगी तो 2007, और अगर महीनों के साथ पूछा जाएगा तो 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। इसके आधार पर जो है 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के के विवाह पर प्रतिबंध लगाता है यह अधिनियम। तो मुख्य रूप से जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में आया, जो 2007 में लागू हुआ। आइए बाल विवाह के दुष्परिणाम की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत दुष्परिणाम। जिन बच्चों का बाल विवाह हो जाता है उन पर स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहती है, शिक्षा में बाधा, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाने से शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है। लड़कियों में देखा जाए तो जल्द मां बनना, यह उनकी जटिलताएं को बताता है, अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याएं बनी रहती हैं। यह जो है व्यक्तिगत दुष्परिणाम है बाल विवाह की। वही सामाजिक दुष्परिणाम की बात करें तो लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा, समाज में पिछड़ापन, बाल जनसंख्या वृद्धि, ये सभी सामाजिक दुष्परिणाम है बाल विवाह की। और वही आर्थिक दुष्परिणाम की बात करें तो रोजगार के अवसर कम, गरीबी का चक्र जारी, कुपोषण बढ़ता है। अब अगला हम देखेंगे सामाजिक बुराई में दहेज प्रथा। दहेज वह धन होता है जो विवाह में वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दी जाती है। दहेज देने की इसी प्रथा को दहेज प्रथा कहते हैं। विवाह में लड़की पक्ष द्वारा जो धन, गहने, वाहन, संपत्ति आदि देते हैं, यह सभी दहेज की श्रेणी में आते हैं। आइए हम देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम की बात करते हैं, क्योंकि यह पूछा भी गया है। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था तो 1961 में आया था। यह प्रश्न बना है सीजी टेट में ही, तो आगे हम जो एमसीक्यू तैयारी करेंगे उसमें देखेंगे। यह कानून भारत में दहेज लेना या देना गैर कानूनी बनाता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। दुष्परिणाम की बात करें तो व्यक्तिगत दुष्परिणाम है मानसिक तनाव, दहेज उत्पीड़न, महिलाओं के आत्मसम्मान में कमी। जिन महिलाओं पर दहेज प्रताड़ना हुआ रहता है उनका व्यक्तिगत जो दुष्परिणाम उन पर हुआ रहता है, उसमें जो है मानसिक तनाव में हमेशा रहते हैं वे महिलाएं। दहेज उत्पीड़न जो है हमेशा उन पर जो है वर पक्ष के द्वारा हमेशा उन्हें दहेज के लिए उत्पीड़न किया जाता है, महिलाओं के आत्मसम्मान में कमी आती है। वही सामाजिक बुराई की बात करें तो कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती है, विवाह में असमानता, सामाजिक अपराध बढ़ते हैं। और वही आर्थिक दुष्परिणाम की बात करें तो परिवार पर कर्ज का बोझ, आर्थिक अस्थिरता, गरीबी बढ़ती है। नेक्स्ट है बाल श्रम। बाल श्रम जो है साधारण शब्दों में कहा जाए तो बालकों के द्वारा कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन अक्टूबर 2006 में किया गया था। यह 2019 में पूछा गया प्रश्न कि सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन कब किया गया था, तो उसका उत्तर जो है ऑप्शन में दिया था अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट है बच्चों का अपने खेतों में काम करना बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता, तो उसका आंसर लिया गया था 2016 में। बच्चों का अपने खेतों में काम करना बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। वही बाल श्रम की उम्र का निर्धारण की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के कार्यरत बच्चे जो है बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं, अनुच्छेद 24 के तहत। वही कारखाना अधिनियम की बात करें, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं, यह 2019 में पूछा गया है। और खान अधिनियम या खदानों के जो अधिनियम बना 1952 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। अब इसकी बात करें दुष्परिणाम, तो व्यक्तिगत होती है, जो बच्चे बाल श्रम या बच्चों में ही श्रम करने लग जाते हैं या कोई कारखाना या कहीं भी, तो उनकी शिक्षा छूट जाती है, स्वास्थ्य की हानि होती है, मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा होता है। सामाजिक दुष्परिणाम की बात करें तो अपराध की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कम उम्र में ही पैसे कमाने की लत हो जाती है, जिससे यदि कभी पैसा नहीं मिला तो जो है चोरी और दुर्व्यसन, ये सभी जो है सामाजिक बुराइयां बढ़ जाती हैं। समाज का शोषण कल्चर जो है बनता है और समाज में जो है शोषित
मतलब शोषण होने लगता है उन पर ज़्यादातर रूप से। और वही आर्थिक दुष्परिणाम की बात करें तो देश के मानव संसाधन कमजोर, भविष्य की कार्य क्षमता घटती है। नेक्स्ट है चोरी। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसके सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना चोरी कहलाता है। दुष्परिणाम की बात करें तो अपराध बढ़ता है, सामाजिक अविश्वास, व्यक्ति की छवि खराब होती है, परिवार और समाज की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। वही नेक्स्ट सामाजिक बुराई की बात करें तो नशाखोरी या धूम्रपान। जब कोई बालक या व्यक्ति किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो उस बालक या व्यक्ति को नशाखोरी के अंदर रखते हैं। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जिससे क्वेश्चन बार बार बना है। शराब के अत्यधिक सेवन से हिपेटाइटिस की बीमारी होती है। यह सीजी व्यापम 2017 में ही सीजी टेट में पूछा गया। इससे प्रश्न कि शराब के अत्यधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है, तो हिपेटाइटिस। जैसे तंबाकू, शराब, सिगरेट इत्यादि पदार्थों का सेवन करना धूम्रपान कहलाता है। नेक्स्ट है धूम्रपान से कैंसर या फेफड़ों का रोग होता है। यह 2012 में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। वही नेक्स्ट है धूम्रपान से हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि और ब्रोंकाइटिस जैसे समस्याएं होती है। यह 2016 में पूछा गया है। वही तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के सूजन शोथ के साथ एम्फीसेमा होता है। यह 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं नींद के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक औषधियाँ या दवाई, हीरोइन, मार्फिन, अफीम, मेथेडिन आदि, यह सभी जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। 2016 में भी नींद के लिए ली जाने वाली इनमें से दवाई है या औषधि है तो उसमें जो है हीरोइन, मार्फिन, अफीम, मेथेडिन आदि लिया गया था। चलिए ये तो रही थ्योरी क्लास। अब हम टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं इस यूनिट से, जिससे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है उन प्रश्नों का संग्रह है। चलिए पहला प्रश्न है, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? यह असिस्टेंट टीचर 2023 के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह जो है क्या है? परिवार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? यह सीजी असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता और अनुशासन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वही नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? सीजी असिस्टेंट टीचर 2019 में पूछा गया प्रश्न। याद रखिएगा लागू किया गया पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर 2007 होगा। और वही पूछा जाता कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लाया गया या कब आया या किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के नाम से जाना जाता है। लेकिन लागू पूछा जाएगा तो 2007 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन नहीं है? सीजी असिस्टेंट टीचर 2019 में ही पूछा गया है। इसमें देखा जाए तो समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो आएगा उत्तर नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि ये सभी समाज में नशाखोरी फैलने के प्रमुख कारण है शिक्षा की कमी, नशा संबंधी पदार्थों की खुलेआम बिक्री और पाश्चात्य संस्कृति। और नहीं है पूछा गया है इसलिए नशा मुक्ति केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो निश्चित रूप से बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सीजी टेट 2012-2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है तपेदिक, कैंसर, फेफड़ों का अल्सर, अनिद्रा। तो धूम्रपान से होने वाला प्रमुख घटक है कैंसर, फेफड़ों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, शारदा एक्ट निम्न में से किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट निश्चित रूप से आप थ्योरी क्लास में ऊपर देखे होंगे, बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। धूम्रपान से होता है 2016 में पूछा गया प्रश्न। तो धूम्रपान से हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि, ब्रोंकाइटिस, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता?
बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन दुकान में काम करना, बच्चों का होटल में काम करना, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना। तो इसका उत्तर लिया गया था ऑप्शन डी, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है। तो इसका उत्तर है साथियों, ऊपर देखे होंगे कि हिंदू एक्ट अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम बनाया गया 1955 में। यही इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। तो शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी का नाम है यकृत शोथ या हिपेटाइटिस। ऊपर देखे भी हैं इस थ्योरी क्लास में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। तो इसका उत्तर है अक्टूबर 2006 में। इसे भी हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है, नींद लाने के लिए ली जाने वाली नारकोटिक औषधियां हैं। तो हीरोइन, मार्फिन, अफीम, उपरोक्त सभी, ये सभी इसका राइट आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण है पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति। और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो दोनों इसका सही आंसर है, पाश्चात्यकरण और स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि लड़के को यदि पहले किया जाएगा, लड़कियों को बाद में, तो 21 और 18 को हमें चुनना पड़ेगा। जब ये प्रश्न आया था तो बहुत से साथी इस पर गलत कर चुके थे, क्योंकि 18 और 21 शुरू में देखते ही 18 और 21 को ज़्यादातर पढ़ें, क्योंकि लड़कियों का उम्र पहले कर दिया जाता है और लड़कों का ज़्यादा। तो लड़कियों का उम्र 18 और लड़कों का 21। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन ना हो, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लड़के पहले है तो 21 पहले होगा और लड़कियां पहले रहेगी तो 18 पहले। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961, अप्रैल 1970। तो याद रखिएगा, यह भी सीजीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1961। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। यह जो है परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। निश्चित रूप से दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, यही इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन जो है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार नहीं है। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, एकल परिवार का अर्थ है सन 1950 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी परिवार जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हैं, पूरा परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता और दादा दादी है, और डी है केवल पति पत्नी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिस परिवार के अंतर्गत माता पिता और उनके बच्चे हैं वही एकल परिवार का अर्थ होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये रही यूनिट 6 से परिवार और सामाजिक बुराइयों से थ्योरी प्लस MCQ। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।